हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इससे रिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है? कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोस्फियर इन द फॉर्म ऑफ, यानी जो हमारा कार्बन होता है वो एटमोस्फियर में किस रूप में जो है एग्जिस्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, कोल। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो हमारा कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में किस रूप में जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही पॉइजनस होता है, यानी जहरीला होता है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे नहीं पाया जा सकता। यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर से वही बात, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, पॉइजनस है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे नहीं पाया जाता। तो मैंने आपको बताया भी था, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो तब फॉर्म होता है जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। जब यहाँ पे इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तब यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोल, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी कोल को एटमॉस्फेयर में ऐसे तैरते हुए उड़ते हुआ देखा है। तो फिर जो हमारा कोल होता है ये तब फॉर्म होता है जब मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, जब ये किसी रॉक के नीचे दब जाते हैं तो एक लंबे समय के बाद यहाँ पे कोल फॉर्मेशन होता है। तो ये भी जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। तो फिर जो हमारा कार्बन होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है यहाँ पे पाया जाता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। जो ग्रेफाइट होता है वो लुब्रिकेंट की तरह यूज हो सकता है इन मशीन्स पार्ट, यानी जो हमारे मशीन्स होते हैं उसमें ग्रेफाइट का यूज लुब्रिकेंट की तरह किया जाता है। यहाँ पे हमको बताना है बिकॉज, क्यों, मतलब क्यों किया जाता है। तो देखिए, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड स्लिपरी लेयर्स, इट्स डेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 1.9 टू 2.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रेफाइट होता है, यहाँ पे जो आपको ये प्रॉपर्टी दिख रही है चारों ऑप्शन में, ये सारा ही ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी है। इसमें से मतलब हर एक प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना क्या है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे मतलब ये लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। तो क्यों यूज होता है, यहाँ पे हमको ये बताना है कि लुब्रिकेंट की तरह क्यों यूज होता है, इसके पीछे क्या वजह है। तो यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, डेंसिटी से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है, स्ट्रॉन्ग या सॉफ्ट होने से भी कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको मतलब है मेल्टिंग पॉइंट एंड स्लिपरी लेयर्स। तो फिर देखिए, जो हम पेंसिल से अपने कॉपी पे लिखते हैं तो हम उससे क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि इसमें स्लिपरी लेयर होता है। इसी की वजह से हम मतलब पेंसिल से अपने जो है नोटबुक पे लिख पाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लुब्रिकेंट की तरह मशीन में इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये बहुत ही हाई होता है और इसका नेचर कैसा होता है, स्लिपरी लेयर। इसी वजह से इसको हम मशीन पार्ट में लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी यहाँ पे हमको ये बताना है कार्बन का ऐसा एलोट्रोप जो कि गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए यहाँ से ये डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हुआ है जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसको आप याद रखना। और ये जो है फ्रेंड्स, ये नॉन मेटल का क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग द सेम होमोलोगस सीरीज। तो मैंने आपको होमोलोगस सीरीज बताया था। होमोलोगस सीरीज मैंने आपको क्या बताया था, मतलब यहाँ पे जो भी सब्सटेंस, जो भी ऑर्गेनिक मतलब सब्सटेंस दिए होंगे वो क्या होते हैं, वो एक मतलब इनके बीच में CH2 का गैप होता है। क्या होता है, इनके बीच में CH2 का गैप होता है। और अगर यहाँ पे मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो सब में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी वो सेम फैमिली के होंगे। तो इसको आप याद रखना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ये CH2 का गैप नहीं है, ये देखना हमको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, CH4। क्या है, CH4। तो ये हमारा क्या है, मेथेन। क्या है, मीथेन है।
उसके बाद C2H6, C2H6 ये क्या है हमारा इथेन, क्या है इथेन। उसके बाद यहाँ पे है हमारा C3H8, क्या है C3H8 ये हमारा क्या है प्रोपेन। उसके बाद है यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा C4H8। अब आप देखेंगे यहाँ से कितने का डिफरेंस है CH2 का, यहाँ पे देखिए एक कार्बन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन यानी CH2 का डिफरेंस है। फिर यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है C और यहाँ 6 to 8 यानी फिर से यहाँ पे CH2 का गैप है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे C4H8 में तो C3C4 से जाइए, कार्बन तो यहाँ पे 1 है ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के बीच में कोई भी गैप नहीं, हाइड्रोजन तो 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH2 का गैप नहीं है, तो यहाँ पे यही हमको बताना है इसमें से कौन सा है जो कोई होमोलोगस सीरीज से मैच नहीं हो रहा, उससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स इन सब में क्या है CH2 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें जो है CH2 का कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये इन सब से क्या हो गया अलग हो गया। तो यही जो है इनसे बिलोंग नहीं करेगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो गया डी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया है इसमें से कौन सा है जो कि कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रोप नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन ये सब क्या है कार्बन के यहाँ पे एलोट्रोप हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है और जो फ्लोरीन होता है ये क्या होता है, इसमें जो है कार्बन का मतलब कि इसमें कार्बन जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप से अरेंज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारा डायमंड होता है इसमें क्या होता है एक कार्बन जो है 4 कार्बन से अटैच होता है और ये मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन जो यहाँ पे हमारा ग्रेफाइट होता है उसमें मैंने आपको क्या बताया था एक कार्बन जो है वो अदर 3 कार्बन से जो है अटैच होता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था जो हमारा फ्लोरीन होता है इसमें जो है मतलब इसमें 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग होता है, उसमें 60 कार्बन होता है, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था उसमें 20 हेक्सागन है, 12 पेंटागन है। तो ये सब मतलब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कार्बन डिफरेंट टाइप से अरेंज है यहाँ पे। तो इन तीनों में जो है मतलब कार्बन के डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से ये क्या होते हैं क्रिस्टलाइन होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा कोल होता है, कोल क्या होता है ये मतलब डिफरेंट कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना होता है, यहाँ पे बहुत सारे मिक्सचर होते हैं। तो ये जो है ये फ्रेंड्स हमारा ये क्रिस्टलाइन नहीं होता है, इसको आप याद रखना। हमारा जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का वो हो जाता है हमारा यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, यहाँ पे कोल नहीं होता है, तो इसको आप याद रखना। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज फाउंड इन गोलकोंडा माइंस ऑफ कर्नाटका। जो मतलब कर्नाटका है वहाँ पे जो गोलकोंडा माइंस है यानी गोलकोंडा की जो खाने हैं वहाँ पे कार्बन का कौन सा रूप जो है पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आप डायरेक्टली याद रखना, यहाँ पे जो है राइट आंसर है डायमंड यानी हीरा। तो गोलकुंडा की खानों में यानी गोलकुंडा का जो माइंस है यानी जो खदान जिसको हम बोल सकते हैं वहाँ पे कौन सा कार्बन का फॉर्म है, तो फ्रेंड्स डायमंड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लेड पेंसिल्स कंटेन यानी जो हमारा पेंसिल होता है लेड पेंसिल जिसको हम बोलते हैं उसमें क्या पाया जाता है, यानी लेड पेंसिल में होता है क्या ग्रेफाइट, डायमंड, लेड सल्फेट। तो फ्रेंड्स याद रखना जो हमारा पेंसिल होता है वो ये हम सबको पता है उसमें क्या होता है ग्रेफाइट होता है, तो इसको डायरेक्टली याद रखना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज, यानी जो मिनरल एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो मतलब इसकी अपेक्षा वो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वीक होता है। तो इसके पीछे वजह क्या है, यानी यहाँ पे हमको रीजन देना है। तो देखिए मिनरल एसिड आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मिनरल एसिड आर पार्शियली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियली आयोनाइज्ड। तो यहाँ पे हमको यही देखना है कौन सा कंप्लीटली है कौन सा आयोनाइज्ड है। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रेंड्स जो हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है उसके पीछे क्या वजह होता है, क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो सकता है। जैसे हम देखते हैं ना HCl हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों, क्योंकि ये जो है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है इस तरह से। तो फ्रेंड्स जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है।
तो मतलब अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, तो वहां पे आपको यही चेक करना होगा कि उसका आयोनाइजेशन कैसा है। अगर आयोनाइजेशन स्ट्रांग होगा यानी कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो वो स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे यही देखना, जो हमारा मिनरल एसिड है वो स्ट्रांग है यानी इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा। तो यहाँ पे मिनरल एसिड आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ये बिल्कुल सही है। अभी ये किसी टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, शायद AEES में या फिर NBS में, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये अभी ये पूछा हुआ, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली आयोनाइज। अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता तो यहाँ पे ये वीक एसिड नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग होता। तो फ्रेंड्स ये हमारा रॉन्ग हो गया। मिनरल एसिड आर पार्शली आयोनाइज्ड, नो। कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शली आयोनाइज्ड, यस। इसी वजह से क्या है, वीक है उसकी अपेक्षा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से क्वेश्चन आपको KBS में भी पूछे जाएंगे। मतलब आप ये मत सोचिए कि ऐसा मतलब कोई लल्लू पंजू सा क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एक पे टिक मारो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं होगा। आपको जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इस तरह से 4 मतलब ऑप्शन देगा, उसके बाद इस तरह से ऑप्शन बनाएगा, उसके बाद भी आपको ABCD करके वहां पे ऑप्शन मिलेगा। तो इसको आप ध्यान से देखना, अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, डरना नहीं है, बस आप देखते जाइए। लेकिन क्वेश्चन अगर आप सोचो वन लाइनर आ जाएंगे तो ऐसा नहीं आएगा, डीपली पूछे जाएंगे, ऐसा है, लेकिन NCERT से ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एथिल एल्कोहल एंड एस्टिक एसिड आर मिक्स्ड द रिजल्टिंग एस्टर हैज अ केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये क्या है, हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये रिएक्शन कहाँ पे बताया था, जब मैंने आपको इथेनोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था एस्टरिफिकेशन। तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, उसमें एथिल एल्कोहल और एस्टिक एसिड जो होते हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एथिल एथेनोएट। क्या बनाते हैं, एथिल एथेनोएट। तो देखिए वो रिएक्शन कैसे होता है, ये हो गया हमारा CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड हो गया, प्लस C2H5OH यानी ये हो गया हमारा इथेनॉल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या लेते थे, कंसंट्रेट H2SO4। इसको याद रखना, ये क्या होता है, हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो इसके प्रेजेंस में ही होगा। क्या पता आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पे मतलब ये किसकी प्रेजेंस में होता है, तो ध्यान रखना। अभी आपसे यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है, तो ये है हमारा इथेनोइक एसिड यानी एस्टिक एसिड, ये है हमारा इथेनॉल। अब देखिए यहाँ पे जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा CH3COOC2H5, ये क्या है हमारा एथिल इथेनोएट। क्या है, एथिल इथेनोएट, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, एस्टर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या बना, CH3COOC2H5, क्या बना, CH3COOC2H5। तो इसको आप याद रखना, जब एथिल अल्कोहल एस्टिक एसिड मिक्स किए जाते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एथिल एथेनोएट। तो इसको आप याद रखना, और किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। ध्यान रखना, यहाँ पे डाइल्यूट भी दे सकता है, तो याद रखना कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इथेनोइक एसिड वर एडेड टू सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, द ऑब्जर्वेशन मेड वाज दैट। यानी जब हम यहाँ पे इथेनोइक एसिड में क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन भी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे हमारा ये क्या है, इथेनोइक एसिड या फिर जिसको हम एस्टिक एसिड बोल देते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं Na2CO3। इसीलिए मैं आपसे बोली थी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कभी आपसे पूछ लेगा कि वहाँ पे रिएजेंट क्या है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कैटालिस्ट क्या है, या फिर कभी कभी पूछ लेगा कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, या फिर कभी कभी कुछ और पूछ लेता, जैसे यहाँ पे। तो देखिए इथेनोइक एसिड हो गया, इसमें हम ऐड कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बतानी है, तो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे क्या बनता है, CH3COONA, जिसको हम बोल देते हैं सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या है, अ हिसिंग साउंड वाज प्रोड्यूस, ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व, ब्रिक्स इफरवेसेंस अकर, अ पंजेंट स्मेलिंग गैस इवॉल्व। तो याद रखना फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, ब्रिक्स इफरवेसेंसेस अगर, यहाँ पे क्या होता है, ब्रिक्स इफरवेसेंसेस अकर, यानी यहाँ पे तेज बुदबुदाहट होती है। तो इसको आप याद रख लेना, जब हम यहाँ पे इथेनोइक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करवाते हैं या फिर उसमें उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सोडियम इथेनोएट फॉर्म होता है, और यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, तेज बुदबुदाहट होती है उसमें। तो इसको फ्रेंड्स आप याद कर लेना।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ रिएजेंट व्हिच कैन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कीन एंड एल्काइंस। अब देखिए, ये हमारे लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है और ये मैंने आपको बताया भी नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मतलब इसीलिए तो हम क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, ताकि हमको मतलब कुछ नया मिले और हम उसको सीख सकें। अगर मान लीजिए मतलब ऐसा होता कि हम जितना पढ़े हैं मतलब वहीं से सारा कुछ आ जाए, फिर हमको क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही क्या होती। तो इसीलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, ताकि हम नए नए क्वेश्चन को सीख सकें। अब देखिए यहाँ पे है हमारे सामने कि हमको एल्कीन और एल्काइंस को जो है क्या करना है, उसको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है, उसको हमें पहचानना है अलग अलग कि कौन सा एल्कीन है कौन सा एल्काइंस है। तो देखिए मैंने आपको बताया था सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। लेकिन फ्रेंड्स ये तो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के लिए है, यानी एल्केन के लिए और एल्कीन्स या एल्काइंस के लिए है। लेकिन अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एल्कीन्स एंड एल्काइंस, यानी हमारे सामने क्वेश्चन ये आ गया कि हम अनसैचुरेशन में भी एल्कीन्स और एल्काइंस को कैसे अलग करेंगे, इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन अभी आप देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अब इसका टेस्ट कैसे होता है, यहाँ पे हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो मैं आपको ऐसे ही ओरली बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जो हमारा एल्काइंस होता है, क्या होता है, एल्काइंस होता है। जब हम एल्काइंस को अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्यूप्रस या फिर कॉपर एसिटिलाइड बनता है। क्या बनता है, कॉपर एसिटिलाइड बनता है। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा एल्कीन्स होता है ये हमारे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करता। तो अगर हमको एल्कीन्स और एल्काइंस में, जैसे मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे किसी में एल्कीन है किसी में एल्काइन, अब हमको नहीं पता किसमें एल्कीन्स है किसमें एल्काइंस है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड दोनों में ही ऐड कर देंगे। अब अगर यहाँ से कुछ अलग पदार्थ बनेगा, कुछ अलग सब्सटेंस बनेगा और वहां पे क्या बनेगा, कॉपर एसिटिलाइड बनेगा एंड अमोनियम क्लोराइड भी इसके साथ ही बनता है, क्योंकि ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है। तो अमोनिया मतलब यहाँ से अमोनिकल क्लोराइड भी बनता है, अमोनियम क्लोराइड भी बनता है और कॉपर एसिटिलाइड भी बनता है। अगर ये दोनों फॉर्म होंगे तो हम समझ जाएंगे ये एल्काइंस है। अगर यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा तो हम ये समझ जाएंगे ये एल्कीन है। तो आप याद रख लेना, एल्कीन्स और एल्काइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का यूज किया जाता है, इससे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे हमको क्या बताना है, ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसके आगे क्या रहा है, ओइक एसिड। क्या रहा, ओइक। तो ओइक हम किसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही ओइक बोल देते हैं। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। क्या होता है, COOH। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप सबसे पहले इसको हमको मतलब समझ लीजिए, इनडायरेक्टली हमसे इसका नॉमेनक्लेचर पूछा जा रहा है। तो ब्यूटेनोइक एसिड का यहाँ पे कौन सा होगा, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो 5 कार्बन आ गया, यानी ये क्या हो गया, ये तो पेंटेनोइक हो जाएगा। तो ये तो गया काम से। अब यहाँ पे आता है ये हमारा 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा COOH नहीं, ये तो हमारा OH ग्रुप है। OH ग्रुप है यानी ये ऑल है, यानी 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, यानी ब्यूटेनॉल, ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ये C वाला। लेकिन हमको ब्यूटेनोइक एसिड देखना है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाले में क्या गलत है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी ही नहीं पूरा है। मतलब हमको कार्बन की बैलेंसी को पूरा करके रखना, ऐसा नहीं कि इसको मतलब इसकी बैलेंसी को ऐसे आधा अधूरा छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा A और D में क्या हो जाएगा, हमारा D ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन भी अटैच होना था, तभी तो कार्बन की बैलेंसी जो 4 होती है वो पूरी होगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये तो हमारा ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल है यानी ब्यूटेनॉल, और ये हमारा पेंटेनोइक एसिड है। तो हमको तो ब्यूटेनोइक एसिड चाहिए, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द सोप मॉलिक्यूल हैजा, यानी जो हमारा सोप मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है। देखिए हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल,
हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको बताया था जो टेल होता है और जो हेड होता है दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं। एक जो है पानी से अट्रैक्ट करता है, एक जो है पानी को रिपेल करता है, यानी उसको अपोज करता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही हाइड्रोफोबिक नहीं हो सकते, दोनों ही हाइड्रोफिलिक नहीं हो सकते। अब आपको कंफ्यूजन होना चाहिए इसमें कौन सा यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हाइड्रोफिलिक है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं आपको याद कराने के लिए बस बोल रही हूँ, आप इसको मतलब बस याद कर लेना जो मैं बोलने जा रही हूँ। तो आप देखिए हम जो है मतलब ज़्यादातर अपना पैर धुलते हैं या फिर अपना ज़्यादातर मुंह धुलते हैं। तो हम ज़्यादातर अपना फेस धुलते हैं, यानी अपना हेड धुलते हैं, ये बोल सकते हैं। हम ज़्यादातर अपना हेड धुलते हैं, हम जो है अपना हेड ज़्यादा धुलते हैं, लेकिन अपना पैर जो है कम धुलते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम। क्योंकि लोग जो है मतलब ये सोचते हैं कि पैर तो हमारा दिखता नहीं है, मतलब फेस हमारा दिखता है तो फेस हमारा अच्छा दिखना चाहिए, ये सब सोच के मतलब मान लीजिए हम फेस को ज़्यादा धुलते हैं। तो फेस को हम धुलते हैं तो किससे धुलते हैं? पानी से धुलते हैं। यानी हम अपने फेस को पानी से धुल रहे हैं, यानी हम पानी से डर नहीं रहे हैं, पानी से डर नहीं रहे हैं, यानी हम पानी से प्यार कर रहे हैं, तभी तो हम अपने माउथ को धुल रहे हैं। तो यानी हमारा फेस क्या हो जाएगा, जो हमारा हेड है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक। फोबिक मीन्स क्या होता है? डरना, किसी से डरना। फोबिक मतलब फोबिया यानी डर। तो यहाँ से तो फोबिक होगा नहीं हमारा हेड, तो हमारा हेड क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि हम अपने फेस को बार बार पानी से धुलते हैं, यानी हम पानी से प्यार करते हैं। तो और हमारा हेड जो टेल होता है वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर लेना, इसलिए मैं आपको ये छोटा सा मतलब कहानी टाइप में बता दी, तो बस आपको याद कराने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना होए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आप याद रखना, हम हेड को पानी से ज़्यादा धुलते हैं, यानी हम हाइड्रोफिलिक जो है वो हेड होता है, और जो टेल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तो इसको फ्रेंड्स आप याद कर लेना इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट कैन बी यूज फॉर वॉशिंग ऑफ क्लोथ। यानी जो डिटर्जेंट होता है वो कपड़े को धुलने में यूज किया जाता है। ओनली इन हार्ड वाटर, ओनली इन सॉफ्ट वाटर, बोथ इन सॉफ्ट एंड हॉट वाटर, नन ऑफ दिच। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो हमारा डिटर्जेंट होता है ये क्या करता है, ये सॉफ्ट वाटर एज वेल एज हॉट वाटर दोनों में ही यूज किया जा सकता है। तो आप इसको याद कर लेना, जो डिटर्जेंट है ये दोनों में काम करता है, यानी दोनों में यूज किया जा सकता है, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो सॉफ्ट हो। लेकिन जो हमारा सोप होता है वो हार्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाता। तो इसको आप याद करना, और वहां पे मैंने आपको रीजन भी दिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है विच एमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमको यहाँ पे क्या बताना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बतानी है। तो आप देखिए अनसैचुरेटेड क्या है हमारा? एल्कीन्स एंड एल्काइंस। क्या है हमारा? एक तो हमारा एल्कीन होता है, एक क्या होता है? एल्काइन होता है। एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है? जो हमारा एल्कीन होता है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जो हमारा एल्काइन होता है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको यही ढूंढना है किसके किसके बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप इस रिएक्शन को इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो देखिए अगर मतलब मान लीजिए यहाँ तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यानी ये दोनों तो अनसैचुरेटेड है, और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में ही दो ही ऑप्शन है, मतलब डबल डबल का है। तो ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ से हमारा सेकेंड एंड फोर्थ हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ। लेकिन बाई चांस मान लीजिए एग्जाम में क्या कर सकता है कि वो मतलब इस तरह से आपको बॉन्ड बना के नहीं देगा, आपको बॉन्ड उसमें दिखेगा नहीं। तो आप क्या कर लेना, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है तो आप इसको खोल के लिख लेना। खोल के लिखने का क्या मतलब, जैसे सबसे पहले देखना कि कितने कार्बन है यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ से देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इससे 2 हाइड्रोजन, इस तरह से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, इस तरह से, फिर यहाँ से 3 हाइड्रोजन, यानी इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आया। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको इसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो है केवल CH दिया होता, यहाँ पे 2 नहीं है, तब आप इसको कैसे लिखते हैं? 4 बार कार्बन है ना, 4 कार्बन हो गया, यहाँ से 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से डबल हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे अब देखिए हाइड्रोजन केवल एक बार है, एक हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, अब यहाँ पे 3 कार्बन है। अब आपको तो हमको क्या करनी होती है, बैलेंसी को हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। तो देखिए कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, यानी उसके 4 वैलेंसी होती है, वो पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3,
यहाँ पर तो मतलब एक वैलेंसी यहाँ पे कम है कार्बन की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो हमारे पास है ही नहीं, हाइड्रोजन तो एक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐसे एक बॉन्ड लगा देते हैं ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए, 1 2 3 4 इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। अगर यहाँ पे ये 2 नहीं होता, ये अनसैचुरेटेड हो जाता, जबकि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखता भी नहीं। तो इसको आप खास ख्याल रखना। अगर एग्जाम में आता है तो केवल ये मत देखना अगर ऊपर से बॉन्ड दिख रहा है तो ठीक है या नहीं है, उसको आप खोल के लिख लेना अगर कोई सा भी कन्फ्यूजन हो आपको। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 2nd एंड 4th जो है ये राइट आंसर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एस्टिक एसिड वाज एडेड टू अ सॉलिड एक्स, यानी जो एस्टिक एसिड है वो एक सॉलिड के साथ में केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, यानी उसमें ऐड किया जाता है। ऐड करने का वही मतलब कि यहाँ पे उसका रिएक्शन करवाया जाता है। तो क्या होता है, अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस वाई वॉज इवॉल्व्ड, यहाँ से जो है एक गैस इवॉल्व होती है जो कि क्या है, वाई है। द गैस वॉज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, यानी जो गैस है उसको पास किया जाता है लाइम वाटर के थ्रू, विच टर्न्स मिल्की, इट वाज कंक्लूडेड दैट। अब यहाँ पे हमको बताना है ये सॉलिड क्या है और ये गैस कौन सा है, यही है ना, सॉलिड एक्स इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम एसीटेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे गैस जो है वो CO2 है या फिर SO2 है, ये हमको यहाँ पे देखना है। अब फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में जो है आपको इसको आप तभी हल कर सकते हैं अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टी पता होगी एसिटिक एसिड की। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड की जितना भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था वो सारा यहाँ पे यूज होगा। अभी आप देखिए कैसे। तो सबसे पहले अगर आप इसको आपको ध्यान हो तो आपको याद आना चाहिए, जो मतलब ऐसा कौन सा गैस है जिसको हम लाइम वाटर से जब पास करते हैं तो वो मिल्की जो है टर्न हो जाता है। तो हमारा लाइम वाटर क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। जब फ्रेंड्स यहाँ पे हम CO2 को पास करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, CaCO3 एक प्रेसिपिटेट बनता है, और ये प्रेसिपिटेट कैसा होता है, मिल्की, यानी जो CO2 होता है ये लाइम वाटर को मिल्की सब्सटेंस में चेंज करने का काम करता है। यानी यहाँ से इस लाइन से एक बात तो पक्का हो गया, इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई हमको कि जो हमारा गैस है वो क्या है, यहाँ पे CO2 है। क्या है, CO2 है। लेकिन अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो एसिटिक एसिड है वो सॉलिड, किस सॉलिड से यहाँ पे वो रिएक्ट करेगा कि यहाँ पे हमारा मतलब CO2 फॉर्म हो। अब देखिए यहाँ पे सॉलिड एक्स इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर वो सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, अगर ये सॉलिड एक्स जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, NaOH, यही है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये क्या है, ये तो एक बेस है और ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड, एसिड है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एसिड और बेस जब फॉर्म होता है तो यहाँ तो सॉल्ट बनता है। तो फ्रेंड जब यहाँ पे एसिटिक एसिड NaOH के साथ में रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट फॉर्म होता है जो कि हमारा साल्ट होता है। तो यहाँ तो मतलब उसके बाद सॉल्ट बनता है और वाटर निकलता है, CO2 तो निकलता नहीं है, यानी ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे सबसे पहले C ऑप्शन देखिए, सोडियम एक्स इज सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सोडियम जो सॉलिड एक्स है वो क्या है, सोडियम एसीटेट है। तो अभी मैंने आपको बताया जब एसिटिक एसिड NaOH के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो वो सोडियम एसीटेट बना रहा है, तो फिर से वो उसी से रिएक्ट थोड़े ना करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सोडियम एसीटेट जो है वो एसिटिक एसिड का ही एक सॉल्ट है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अब नेक्स्ट देखिए, सोडियम एक्स इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एक्स इज सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी यहाँ से B भी हो सकता है, D भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, SO2 है। लेकिन हमने तो पहले ही पता लगा लिया है कि जो हमारा गैस इवॉल्व होगा वो क्या होगा, CO2 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया सॉलिड जो है हमारा वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, और जो गैस है वो क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हम मतलब एसिटिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे सोडियम इथेनोएट बनता है, ये मैंने आपको बताया था, और वहां से जो है हमारा CO2 और H2O भी इसके साथ में रिलीज होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांस है। देखिए यहाँ पे मतलब एसिटिक एसिड का हर एक केमिकल प्रॉपर्टी आपसे इसमें डाल के पूछ लिया, तो KBS इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो एक क्वेश्चन के अंदर में आपको मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा। यानी अगर आपको
केवल एक प्रॉपर्टी याद होगी, 3 नहीं याद होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको हर एक लाइन टू लाइन याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, सब कुछ समझ होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको बताना है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथाइन। एथाइन, मैंने आपको एथाइन में क्या बोला, एथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। एल्केन में यानी इथेन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो इथाइन है यानी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखना है। अब यहाँ पे फिर से वही बात, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक तो हमारा ये है, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, ये होगा नहीं। यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे ये है हमारा, तो देखिए एथीन हमको देखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये C2H2। वैसे तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, ये हमारा एथीन का फार्मूला ही यही होता है, C2H2 यानी C2H2, या फिर इसी को हम एसीटिलीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एसीटिलीन। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे आप, ये C2H4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, C2H4, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं CH4 होता मेथेन, C2H4 क्या हो जाता इथेन, तो ये इथेन। अब इसको हम इथेन भी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो फ्रेंड्स ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। आप यहाँ से इथेन मतलब इसका फार्मूला यहाँ पे आपको देखना चाहिए इस कंडीशन में। जो एल्केन होता है उसका क्या होता है, CnH2n+2। जो हमारा एल्कीन होता है CnH2n-2। जो यानी हम बोल सकते हैं जो हमारा एथीन होता है उसका क्या हो जाता है, CnH2n। ओ नहीं रुको, देखो ये हो गया हमारा एल्केन, क्या हो गया, ये एल्केन हो गया। ये हो गया हमारा एथीन यानी एल्काइन। तो हमारे एल्काइन का फॉर्मूला ये होता है, और ये हमारे एथीन का फार्मूला होता है, यानी एथीन यानी हम बोल सकते हैं एल्कीन का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे एथाइन का फार्मूला। तो हमारे एथाइन का फार्मूला आप जो है इसमें रख के देखना पड़ेगा आपको। देखिए अगर एग्जाम में आता है तो आप इसमें रख के चेक कर लेना इस तरह से। ये है हमारे एथाइन का यानी हमारे एथाइन का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे C कितना दिया है 2, तो यहाँ पे C2 हो गया। H कितना दिया है 2 यानी 2n यानी 2 2 जा 4 -2, तो 4 -2 क्या हो गया 2 यानी C2H2। ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा C2H2। वैसे तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि जो हमारा एथीन यानी जो हमारा एथाइन होता है वो C2H2 होता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए इसको एक्सप्लेन किया ताकि बाई चांस अगर आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे देख लिए यहाँ भी दिया था, तो आप जो है डायरेक्ट फार्मूले में रख के देख लेना। तो हमारा क्या हो गया, CnH2n+2 ये हमारा एल्केन हो गया यानी एन हो गया। CnH2n ये हमारा इन हो गया, लेकिन CnH2n-2 ये क्या हो गया, आइन हो गया। तो फ्रेंड्स इसको आप याद कर लेना, इसमें रख के जो है आप इसको बता सकते हैं इजीली। देखिए अ स्टूडेंट व्हाइल ऑब्जर्विंग द प्रॉपर्टी ऑफ एस्टिक एसिड, एक स्टूडेंट है वो एस्टिक एसिड की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर रहा है, वुड रिपोर्ट दैट दिस स्मेल्स लाइक, यानी यहाँ पे वो बताएगा कि इसका स्मेल कैसा है और क्या है। देखिए विनेगर लाइक स्मेल एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, मतलब रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। रोटेन एग एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, विनेगर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, रोटेन एग एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ पे फ्रेंड्स ये बताना है कि जो हमारा एस्टिक एसिड होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले ये क्या है, एसिड है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था ABR, यानी एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में जो है चेंज करता है। तो यहाँ पे देखिए रेड यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये हमारा जो है कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब ये मतलब ब्लू को रेड में चेंज करेगा, ये तो ठीक है, दोनों जगह यही है। अब यहाँ पे ये देखना इसका जो है स्मेल कैसा है। तो जो हमारा एस्टिक एसिड होता है ये क्या होता है, ये विनेगर ही होता है, तो इसका स्मेल भी कैसा होगा, विनेगर लाइक। यानी यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, CH3CH2OH, यानी ये क्या है हमारा एथिल एल्कोहल। यहाँ पे एल्केलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट प्लस हीट जो है इसकी प्रेजेंस में इसको जो है हीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा CH3COOH यानी एस्टिक एसिड।
अब यहाँ पे हमको ये बताना है इन द एबव रिएक्शन एल्केलाइन KMnO4 एक्ट एज, यहाँ पे ये जो KMnO4 है ये किस तरह से एक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगा, यहाँ पे हमारा क्या था CH3COOH था, लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया CH3COOH, यानी यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो हमारा KNO4 होता है ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, वो तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए, लेकिन आपको ऐसे भी याद होना चाहिए जो KMnO4 होता है और यहाँ पे मैंने आपको एक क्या बताया था K2Cr2O7, ये दोनों क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखना, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, विनेगर इज ए सोल्यूशन ऑफ, जो विनेगर होता है वो किसका सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे 50 to 60% एस्टिक एसिड इन एल्कोहल, नहीं, वो तो एल्कोहल में अगर हम एस्टिक एसिड को मिलाएंगे तो हमारा कुछ और ही फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है। अब यहाँ पे 5% to 8% एस्टिक एसिड इन एल्कोहल, फिर से एल्कोहल की बात किया तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। एल्कोहल और एस्टिक एसिड जब मिलेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या हमारा फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे होता है CH3COOH प्लस C2H5OH। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है CH3COOH C2H5, यानी एथिल एथेनोएट फॉर्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एथिल एथेनोएट फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमको विनेगर थोड़े ना मिल रहा, हमको तो विनेगर चाहिए। विनेगर क्या होता है 5 to 8% एस्टिक एसिड इन वाटर। वैसे तो अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, आप इसको देखते ही इजीली कर पा रहे होंगे। जो हमारा विनेगर होता है 5 to 8% एस्टिक एसिड इन वाटर होता है। चाहे तो मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ आपको एक लॉजिक मिल जाए कि ये मतलब ये ऑप्शन क्यों होगा और ये क्यों नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेथड जो है अच्छा लगता होगा कि इस तरह से मतलब आपको एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन हो जाए कि ये होगा तो क्यों होगा, ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये तरीका जो है, ये स्टाइल जो है पसंद आती है तो एक बार आप कमेंट में बता देना कि हाँ मतलब इसी तरह से अच्छा लगता है कि जब चारों ऑप्शन एक्सप्लेन हो जाते हैं। अदरवाइज क्या करना है, मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ विनेगर क्या होता है, विनेगर सोल्यूशन होता है 5 to 8% एस्टिक एसिड इन वाटर, इस तरह से बता के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे बताने का कोई मतलब नहीं रह जाता। देखिए बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, पोर्शन लेफ्ट ऑन ड्रॉपिंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन इज कॉल्ड, यानी जैसे मान लीजिए कोई एल्केन है, क्या है हमारा, मान लीजिए यहाँ पे CH4 है या फिर C2H6 है। तो यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा कि पोर्शन लेफ्ट ऑन ड्रॉपिंग अ हाइड्रोजन, यहाँ से हम हाइड्रोजन को ड्रॉप कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना होगा, ये है, ये क्या हमारा CH4, यानी ये है हमारा इथेन या फिर C2H6, इस तरह से आप ले लीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को लेफ्ट कर देते हैं, या इस तरह से इसको बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे बचा क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे CH3, क्या बचा CH3, और ये CH3 क्या होता है, ये होता हमारा मेथिल, यानी मेथिल। अब यहाँ तो मेथिल तो दिया नहीं है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एल्किल, क्या बोल देते हैं, एल्किल। और इस तरह से जैसे ये C2H6 है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ सब जगह हाइड्रोजन है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया बाहर, अब यहाँ पे क्या बचा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 हाइड्रोजन बचा यहाँ पे C2, तो यहाँ पे क्या बचा C2H5, क्या बचा C2H5, इसको हम क्या बोल देते हैं, एथिल, क्या बोल देते हैं, एथिल, या फिर इसी को एथिल को ही, यानी ये जो मतलब हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ये सब देखते हैं, उसी को हम मतलब एक नाम दे देते हैं एल्किल, डायरेक्टली एल्किल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एल्किल। तो मतलब ये मेथिल, एथिल, प्रोपिल सबको एक में जोड़ के हम एल्किल बोल देते हैं। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन को एल्केन से निकाला जाता है तो जो बचा हुआ भाग है उसको क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी याद रखना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये तो हमारा NH2 है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो O जो है ये तो होगा नहीं, ये क्या होता है, ये मतलब इस तरह से देखते हैं हम, ये कीटो ग्रुप होता है, क्या होता है, कीटो ग्रुप, तो ये भी नहीं होगा।
और ये जो है हमारा ये क्या है, CHO है, CHO है, तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसको हम जब इसका मतलब जब हम नॉमेनक्लेचर में मतलब जब हम नॉमेनक्लेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो वहां पे अगर ये CHO ग्रुप लगता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, अल। जैसे हमारा ये जैसे इस तरह से है, 3 कार्बन है और इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हम HO लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी हम इसको बोल देते हैं प्रोपेन अल, अल प्रोपेनल। अगर यहीं पे OH हो जाता, यानी ये C नहीं होता, OH होता, तो इसको हम बोल देते हैं प्रोपेन ऑल। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या ग्रुप होता है, तो यहाँ पे होता है फ्रेंड्स COOH। क्या होता है, COOH। इस तरह से ये होता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। NH2 क्या, इसको हम क्या बोल देते हैं, एमीन, इसको याद रखना, और इसको ऑक्सी बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां से हमको क्या फाइंड करना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ तो प्रोपेन एन है, एन क्या है, एन है, तो ये क्या है, सैचुरेटेड है, यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये तो होगा नहीं। प्रोप इन है यानी डबल बॉन्ड है, आइन है यानी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी होगा, ये भी होगा। क्लोरोप्रोपेन है, फिर से यहाँ पे एन आ गया, यानी ये भी नहीं होगा। क्लोरोप्रोपेन अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखो प्रोप एन है ना, प्रोप है यानी 1 2 3, मेथ एथ प्रोप, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, एन है, यानी इस तरह से सिंगल बॉन्ड लगेगा। क्लोरो है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा Cl, यानी सी हम क्या बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी C3H7Cl। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो गया हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में प्रोपीन एंड प्रोपाइन, तो इसको आप याद रखना, यानी सेकेंड एंड थर्ड किसमें है हमारा, डी ऑप्शन में। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। देखिए इसको आप हिंदी में भी देख लीजिएगा एक बार, कुछ भी नहीं है, बस वही लिखा है। अगर आप हिंदी में एक चीज देखेंगे तो ये प्रोपेन, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए जो है इंग्लिश में भी आप अगर जैसे हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश में ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ ई है, यहाँ वाई है, लेकिन अगर आप हिंदी में देखिए तो यहाँ पे दोनों जगह प्रोप एन दे दिया, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमको प्रोप एन इस तरह से लिखना चाहिए और प्रोप इन जो है इस तरह से लिखना चाहिए, और जो हमारा थर्ड होता है उसको प्रोपाइन इस तरह से लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए प्रोपेन दे दिया, तो थोड़ा सा याद रखना, एन में ए होता है, इन में ई होता है और आइन में वाई होता है, तो इसको भी आप जो है देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। यहाँ पे आपको आइसोमर बताना है ब्यूटेन का। तो मैंने आपको बताया था आइसोमर क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप, ये सब जो है चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको आइसोमर चेक करने को आता है तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, यानी कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या है, सेम है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 4 4 8 2 10, यानी यहाँ पे जो है यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 1 10, यानी यहाँ भी क्या है C4H10 है। ये है हमारा थर्ड, ये हमारा फर्स्ट। सेकेंड में देखिए 3 3 6 2 8, यानी यहाँ पे तो H8 है, यहाँ पे 2 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ भी क्या है H8 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, हमको ब्यूटेन का आइसोमर बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो है C4H10 जो है इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C4H10, लेकिन इसका C4H8 आ रहा, तो ये तो हमारा जो है आइसोमर नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया तो ये आइसोमर हो ही नहीं सकता। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी ये हमारा जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आइसोमर। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा ब्यूटेन, इसको हम क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन, यानी जब हमारा एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो ये होता हमारा एन ब्यूटेन। अगर एक कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़ा हो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोब्यूटेन। क्या बोल देते हैं, आइसोब्यूटेन।
तो यहाँ देखिए ये एन ब्यूटेन, ये है आइसोब्यूटेन। तो इससे भी पता चल रहा कि दोनों क्या है, दोनों मतलब स्ट्रक्चर से मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला से सेम है, C4H10 दोनों का है, लेकिन ये एन ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, तो हो गया ना डिफरेंट। तो यही है हमारा आइसोमर यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे ये जो है देखिए यहाँ साइक्लिक फॉर्म हो गया, यानी ये साइक्लोएल्केन हो गया। क्या हो गया? साइक्लोएल्केन। तो ये हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, ये हमारा साइक्लोएल्केन हो गया। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो हमारा कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6, तो इसको हम इस तरह से जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो क्या हो गया? 2 और 4। कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे इसको मतलब 4 की और जरूरत है, तभी इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे ये क्या करता है फ्रेंड्स? शेयर करता है किसी भी यूनिवैलेंट एटम से। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा इस तरह से कार्बन जो है हाइड्रोजन से इस तरह से जो है शेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब इस तरह से वो शेयर कर लेगा तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से सब तरफ से ले लिए, यानी 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, 4 ऑलरेडी था, 4 शेयर कर लिया, तो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। अब यहाँ से पूछा जा रहा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड, यानी जब ये मतलब बॉन्ड फॉर्म कर लेता है इसके बाद कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, जो कार्बन है इसको किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है? हीलियम की, नियॉन की, ऑर्गन की, क्रिप्टॉन की। तो 8 यहाँ पे 2 यहाँ पे 8 2 क्या हो गया? 8 2 10 10 क्या होता है? नियॉन। क्या होता है? नियॉन। तो इसको किसकी मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया? नियॉन का। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो गया? बी, नियॉन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसके बारे में? कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड होते हैं क्या बोला जा रहा है? आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम किस तरह से जो है कर सकते हैं। तो देखिए ये जो होते हैं बोला जा रहा कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो नहीं होते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है जो कि होता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिया नहीं है कि हमको ग्रेफाइट के बारे में बताना है, यहाँ पे हमको कार्बन कंपाउंड के बारे में बताना है। तो यहाँ पे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, ये होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि क्यों। तो फ्रेंड्स आपको पता है कार्बन के पास में क्या होता है? टेट्रावैलेंसी। अब इसके पास मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन मतलब दे देना या फिर ले लेना, ये इसके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्या करता है? ये शेयरिंग करता है, यानी इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो सकता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या हो गया? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब यहाँ पे देखना है हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। यानी ये जो है यहाँ पे मतलब इसका जो अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल के बीच में वो स्ट्रॉन्ग होता है या फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे आपको ये अब याद आना चाहिए, अभी मैंने आपको क्या बताया? कार्बन जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से दे सकता है ना ही पूरी तरह से ले सकता है। यानी ये क्या करता है? ये शेयरिंग करता है। अगर शेयरिंग करता है तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। और अब आपको यहाँ पे ये याद आना चाहिए जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड की अपेक्षा क्या होता है? उसके कंपेरिजन में क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए ये क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है, ये कभी भी टूट सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गया होगा। कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
डोंट हैव स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि आयनिक बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है। हिंदी में भी पढ़ लेना, एक बार देखिए पॉज करके इसको पढ़ लेना अच्छे से। अब यहाँ पे है पेंटेन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 इट हैज। यहाँ पे हमको ये बताना है कि इसमें मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, हमको सीधे सीधे ये बताना है। तो कुछ नहीं करना, इस तरह से जो है 5 टाइम्स C है, मतलब हमारा कार्बन है, ये कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लीजिए। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे हमको कोवेलेंट बॉन्ड देखना है, तो कितने की शेयरिंग हो रही, देखते जाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया? 16 बॉन्ड यहाँ पे जो है यहाँ पे बन गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 16 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन। जो हमारा कार्बन होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये तो मैंने अभी आपको बताया 4। कितने होते हैं? 4। इसको डायरेक्टली करिए। अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमको ट्रू ऑप्शन जो है वो बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो हमारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके बारे में यहाँ पे ट्रू ऑप्शन जो है हमको बताना है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो एमपीएन हाई बीपी, हाई एमपीएन लो बीपी, लो एमपीएन बीपी। तो देखिए यहाँ पे मैंने साथ में पढ़ दिया, कोई बात नहीं, पढ़ लेना आप डिटेल से। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बारे में क्या ट्रू है ये बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो अगर आपको कोवैलेंट के बारे में, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में नहीं पता, तो आप यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर आप नहीं देखे हैं तो अच्छे से देख लीजिए। वहाँ पे मैंने आपको बताया, तो जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है, लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इनका लो होता है। तो हमारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे उसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि ये जो मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, ये मोस्ट ऑफ द जो है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। तो इसको आप याद रख लेना। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ दीज। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो देखिए नाम में ही छुपा हुआ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से। तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें कितने डबल बॉन्ड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड बोल रहा, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में क्या होता है? एन, यानी एल्केन। एन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, देखिए यहाँ पे है सक्सेसिव मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज वेरी बाय हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकते। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कितने से जो है डिफर करता है? 14 से। कितने से फ्रेंड्स? 14 से, यानी C14। तो इसको आप याद रखना, सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज वो वेरी करता है एटॉमिक मास यूनिट। जो इसका एटॉमिक मास यूनिट है वो C14 से। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए, इथेनॉल इज आल्सो नोन एज व्हिच ऑफ दीज। जो इथेनॉल है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? एथिल एल्कोहल। आगे देखिए, इथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज, जो हमारा इथेनोइक एसिड है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? एस्टिक एसिड। तो ये सब तो सिंपल आ गया, ये तो मैं आपको कितनी बार बता चुकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोप्स और ईस्टर ऑफ व्हिच ऑफ एसिड। जो सोप होते हैं वो किसके ईस्टर होते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं फैटी एसिड। क्या होता है? फैटी एसिड होता है। कंफ्यूज मत होना, ये मैंने आपको रिएक्शन में बताया था जब सोप एंड डिटर्जेंट जो है बताया था। नेक्स्ट हमारा व्हिच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड नहीं है? तो देखिए यहाँ पे एस्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे जितने भी नेचुरल रूप से पाए जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं?
उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड में एस्टिक एसिड आता है, टार्टरिक एसिड आता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है हमारा? रेड ऑन्ट में, और जो मतलब रेड ऑन्ट के डंक में, मतलब ये बोलते हैं जब वो डंक मारती है तो वहाँ पे फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। टार्टरिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? इमली में, टमेरिंड में। एस्टिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? विनेगर में। यानी ये सब नेचुरली अकरिंग है। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे होता है, HNO3 होता है, इसको हम फॉर्म करते हैं, यानी ये ऑर्गेनिक रूप से नहीं पाया जाता है, ये नेचुरली नहीं पाया जाता, तो ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड होता है। तो इसको भी आप याद रखना। Which are the following is not an allotropic form of carbon? कार्बन का कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है? फुलेरीन, डायमंड, ग्रेफाइट। फुलेरीन, डायमंड, ग्रेफाइट, तो ये तो आपको अब तो पता ही चल गया होगा, इतनी बार मैं बता चुकी इस वीडियो में। तो यहाँ पे फ्रेंड जो फ्लोरीन होता है ये हमारा हाइड्रोजन एटम होता है। तो ये यहाँ पे ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन जो है ये यहाँ पे आपको बस फुलेरीन और फ्लोरीन में कंफ्यूज करना चाह रहा। तो ये फ्लोरीन जो होता है ये हमारा एलोट्रोप होता है, लेकिन फ्लोरीन हाइड्रोजन एटम होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। अ गैस विच इज आल्सो नोन एज मार्स गैस। मार्स गैस होता है हमारा मीथेन। नेक्स्ट यहाँ पे कैटालिस्ट यूज टू कन्वर्ट एल्केन्स टू एल्डिहाइड। एल्केन को एल्डिहाइड में यूज करने के लिए यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड होता है। यूज फॉर मेकिंग पिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव में विनेगर यूज होता है। कैटेगरी ऑफ कंपाउंड विथ COOH, ये मैंने आपको बता दिया कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप आ जाए वो हमारा एल्कोहल होता है। अ व्हाइट सॉलिड विच एंड ट्रीटमेंट विथ वाटर लिबरेट एसिटिलीन, ये हमारा कैल्शियम कार्बाइड होता है। रिजेंट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथीन एंड एथाइन, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड होता है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया पहले ही। अ गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, वो होता है हमारा एथीन या फिर एथाइन। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन यूज टू स्टोर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, यानी जिसको हम जो हमारे मतलब लेबोरेटरी में बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को स्टोर करने के लिए रखा जाता है, मतलब कौन सा सोल्यूशन यूज होता है? फॉर्मेलिन। याद कर लेना फॉर्मेलिन। ये बस ऐसे ही मतलब नॉलेज के लिए पढ़ते चले जाओ। ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर हो गया हमारा एस्टिक एसिड। प्रोसेस बाय विच बिगर हाइड्रोकार्बन स्प्लिट इनटू स्मॉलर, उसको हम पायरोलिसिस बोल देते हैं। यानी जो हमारे बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन होते हैं जब वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं उसको हम पायरोलिसिस बोल देते हैं। प्रोसेस बाय विच हाइड्रोजन कन्वर्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसको हम हाइड्रोजिनेशन बोल देते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन होता है। एथिल एल्कोहल कंटेनिंग मिथेनॉल को हम स्पूरियस लिक्वर बोल देते हैं, इसको भी याद कर लेना। गैस प्रिपेयर्ड व्हेन एथिल एल्कोहल इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एथीन, तो इसको भी आप ऐसे ही पढ़ लेना सारा। अब यहाँ पे देखिए ये मतलब कुछ कुछ मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको एलिमिनेट करके कर लीजिए। तो देखिए जहां पर भी एसिड और बेस जो है रिएक्ट हो रहे होंगे वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन होगा। ये हमारा एसिड, ये बेस, ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे ये सनलाइट, यहाँ पे देखिए ये बार बार हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता रहेगा, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये मैंने आपको बता दिया है, घबराना मत कि क्या ही बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से जाके ये हाइड्रोजन एक बार यहाँ से जुड़ेगा, यानी जुड़ जाएगा तो एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा मिथेनॉल और एस्टिक एसिड होता है, सॉरी इथेनॉल, और ये इथेनॉल नहीं मिथेनॉल है, यानी जहाँ पे जब एल्कोहल और एस्टिक एसिड जो है रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है, जिसको हम एस्टिफिकेशन बोल देते हैं। तो इस तरह से आपसे मैचिंग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको भी ध्यान दे लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमारा, CH4Cl2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी क्लोरीन उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहाँ पे एल्कोहल है और O है हमारा, तो ये यहाँ पे CO2 और H2O फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होता है या उसको हम कंबशन नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? कंबशन। खासकर तब जब यहाँ पे CO2 और H2O बने, तो ध्यान रखना यहाँ पे उसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो CO2 और H2O बनना चाहिए, उसको हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम कंप्लीटली क्या बोल देते हैं? मेथिल प्रोडक्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा एथिल एथेनोनेट है और ये हमारा बेस है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये जो है सोडियम एसीटेट फॉर्म कर रहा है और एल्कोहल बना रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं? तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन।
और यहाँ से फिर से वही रिएक्शन है, यहाँ पे मतलब ऐड होगा तो ये मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा तो हाइड्रोजनेशन, या फिर इसको हम एडिशन भी बोल देते हैं, लेकिन हाँ एडिशन भी बोल सकते हैं, एडिशन नहीं है तो हाइड्रोजनेशन बोल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक गलती कर दिया, यहाँ पे एनआई देना चाहिए था, एनआई, यानी ये जब भी रिएक्शन होगा तो यहाँ पे कैटालिस्ट होना चाहिए। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमको मतलब नोमेनक्लेचर करना है, इसका मतलब इसको नाम देना है कि कौन सा क्या है, किसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप ग्रुप को पहचानिए, यहाँ पे ग्रुप क्या है, CO है, यहाँ पे क्या है CHO है, यहाँ पे क्या है COOH है, यहाँ पे क्या है OH है। अब इसे आप पहचान सकते हैं, ये हमारा CO जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन, ओन ग्रुप है हमारा। ये क्या है हमारा अल ग्रुप है, ये क्या है ऑल ग्रुप है, ये क्या है ओइक। अब यहाँ पे पहचान लीजिए ओइक किसके लास्ट में है, यहाँ पे ओइक है, तो ये क्या हो गया देखते जाइए COOH, तो ये हो गया हमारा ओइक। यहाँ पे ऑल किस में है, यहाँ है ऑल। ओन किस में है, यहाँ पे अल किस में, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए CHO को क्या बोलते हैं अल, OH को क्या बोलते हैं ऑल, CO को क्या बोलते हैं ओन, और यहाँ पे CHO को COOH को क्या बोलते हैं ओइक। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं इजिली। फिर से यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसमें क्या यूज होगा। तो देखिए जब भी हम हेलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं तो वहां पे यूज होता है फ्रेंड्स सनलाइट, तो यहाँ पे सी में क्या हो जाएगा फोर्थ, सनलाइट और Cl2 का यूज होता है हेलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड फॉर्म मतलब टूट रहा और ये जाके यहाँ पे बन रहा, तो ये कब होता है, इसको हम हाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं। तो ये हमेशा एक मतलब ये कैटालिस्ट की उपस्थिति में होता है, तो कैटालिस्ट हमारा एनआई यूज होता है हाइड्रोजनेशन में, तो ये हो गया हमारा सेकंड में। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हमारा क्या है इथेनॉल है, वो किस में चेंज हो रहा है एस्टिक एसिड में। तो इथेनॉल को एस्टिक एसिड में चेंज करने के लिए KMnO4 को हम यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा इथेनॉल है वो जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एल्केन में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये भी मैंने आपको बताया था, इसको 170 डिग्री सेल्सियस में हीट करने के बाद और क्या होता है H2SO4, तो ये यहाँ पे इसमें चेंज होता है। तो इस तरह से इसको भी आप मैच कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन थे सब खत्म हुए। यहाँ पे क्वेश्चन जो थे अच्छे थे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, सब कुछ मतलब कैसा लगा, आप जो है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मिले